हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स। आज की इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक साइकोथेरेपी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड आई वुड लाइक टू थैंक वंदना साल्वे फॉर रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो। ये एक्सप्लेनेशन आप वीडियो के फॉर्म में तो यहाँ देख ही सकते हैं, साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की आपको ये सारे एमसीक्यूज की यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके एक पार्ट पर हम जाएंगे, उसके डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ को आप टेलीग्राम से रिसीव कर लीजिए और इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे ज़रूर देखिए, तो आपका डाउट जो है वो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो साइकोथेरेपी के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका कलेक्शन मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए बिना किसी डिले के अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट विच वन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है। ये एक बिहेवियरल टेक्निक है। अभी हम बात करेंगे कि इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, लेकिन ये एक बिहेवियरल टेक्निक है। और बिहेवियरल टेक्निक इन व्हाट सेंस, किसी भी पर्सन के बिहेवियरल इश्यूज को फिक्स करने के लिए ये बिहेवियर थेरेपी का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड है फोबिया को ट्रीट करने के लिए। तो एक काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है ये, जिसके थ्रू फोबियाज को ट्रीट किया जाता है। फोबियाज तो आप सभी जानते ही हैं कि क्या होते हैं। डिफरेंट फोबियाज होते हैं। इरेशनल फियर्स होते हैं, हमारे किसी चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में डर होता है जो कि बहुत ज़्यादा इरेशनल होता है। ऐसा होगा नहीं कि अगर हम हाइट पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम गिर ही जाएंगे, या हमारे माइंड में जो है वो एक बबल बन जाता है उस चीज़ को लेके, वो फोबिया होता है। जब भी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो एक स्टेप्स में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेप्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका एक स्टेप नहीं है। क्या इसमें रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है, हायरार्की कंस्ट्रक्शन होता है, डिसेंसिटाइजेशन और स्टिमुलस होता है, रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होता है। इससे पहले कि मैं आपको इसके ऑप्शंस एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शन डी है, रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, वो इसका आंसर हो नहीं सकता। और उसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है। आपको पता ही है कि अनकॉन्शियस का बिहेवियरल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो साइकोडायनामिक की एक टर्म है। तो ऑप्शन डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। लेकिन हम जो बाकी के हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं कि रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग होती है जब भी फोबिया को ट्रीट करा जाता है थ्रू सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, तो पर्सन को रिलैक्स किया जाता है। इसके अलावा एक हायरार्की सेट की जाती है। अगर किसी पर्सन को किसी इंसेक्ट से फोबिया है तो उस इंसेक्ट के कांटेक्ट में डायरेक्ट लेकर नहीं आते हैं, या उस सिनेरियो में उसको डायरेक्ट लेके नहीं आते। एक हायरार्की सेट की जाती है और जिस स्टिमुलस से उसको प्रॉब्लम होती है उसका ही डिसेंसिटाइजेशन इसमें होता है। तो ये तीनों ही स्टेप्स में होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द पेशेंट शुड ट्राई एंड से एवरीथिंग दैट कम्स इनटू हिज माइंड विदाउट सेल्फ कंट्रोल और सेंश्योर। इट्स अ फंडामेंटल रूल ऑफ विच वन। यहाँ पे कुछ साइकोथेरेपीज हमें दी गई हैं और हमें ये बताना है कि वो कौन सी साइकोथेरेपी होती है। ये सभी जो साइकोथेरेपीज हैं, इनमें से किस थेरेपी में पेशेंट को जो कुछ भी उसके माइंड में आए वो बिना खुद को कंट्रोल करे कह सकता है, फ्री होके कह सकता है। इंटरपर्सनल, कॉग्निटिव बिहेवियरल, जिसको सीबीटी भी बोलते हैं आप, कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी, लॉन्ग टर्म साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इनमें से हो सकता है कुछ नाम आपने सुने हो और कुछ ना भी आपको पता हो। अगर आप साइकोथेरेपी को पढ़ रहे हैं तो ये सभी टर्म्स आपने सुनी होंगी, और नहीं सुनी है तो आपको पता होनी चाहिए। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी में जो पर्सन के इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सीबीटी में पर्सन के कॉग्निटिव और बिहेवियर दोनों एस्पेक्ट पे वर्क किया जाता है। लॉन्ग टर्म साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी एक ऐसी साइकोथेरेपी होती है जिसमें पर्सन को फ्री होकर उसकी बात को कहने दिया जाता है, उसको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम भी दिया जाता है। यही वजह है कि साइकोडायनामिक थेरेपी बहुत लेंदी भी होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में पर्सन को एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट की वैल्यू अंडरस्टैंड कराते हुए उसको थेरेपी दी जाती है। बेसिकली ये फैमिली थेरेपी में आता है। तो यहाँ पे क्लियरली हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो साइकोडायनामिक थेरेपी में आप ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्ग टर्म नहीं भी लिखा है तो भी साइकोडायनामिक थेरेपी में ही ये चीज़ होती है कि पेशेंट को उसकी बात को फ्रीली कहने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। आई मीन क्योंकि ग्रुप थेरेपी के फादर कौन है ये कई बार पूछा जाता है। बहुत सारे टाइप की ग्रुप थेरेपीज होती हैं, तो वो तो बाद में क्रिएट की गई थी, लेकिन
हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी? जोसेफ प्रैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन ए है जोसेफ वोल्प ने जो थी वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को दिया था। एरन बेक ने कॉग्निटिव थेरेपी दी है। सिगमंड फ्रॉइड साइकोडायनेमिक्स के फादर कहलाते हैं और जोसेफ प्रैट जो है वो ग्रुप थेरेपी के फादर कहलाते हैं। सो क्लियरली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, याद ज़रूर रखिएगा इस आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली अब हम। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू ग्रुप थेरेपी? इनमें से कौन से पर्सन जो है वो ग्रुप थेरेपी से रिलेटेड नहीं है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप थेरेपी की फील्ड में वर्क किया है और फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो ग्रुप में की जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम एसोसिएटेड है। ABC ऑल आर एसोसिएटेड विद ग्रुप थेरेपी, डिफरेंट काइंड ऑफ। कोई किसी ने कपल थेरेपी दिया है, किसी ने कुछ और, लेकिन जो जुआन है ऑप्शन डी, ये ग्रुप थेरेपी से एसोसिएटेड नहीं है। तो अगर आप बाकी के नाम भी ध्यान रखते हैं तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ग्रुप थेरेपी से एसोसिएटेड कौन कौन से लोग हैं। एन इफेक्टिव थेरेपी फॉर सेक्शुअल डिसफंक्शन वॉज डेवलप्ड बाय whom? So we are given four options here: मास्टर एंड जॉनसन, एल्फ्रेड एडलर, कर्ट लेविन, एरन बैक। अभी एरन बैक का नाम तो मैंने आपको लिया ही था, बताया ही था कि एरन बैक ने क्या किया है, कॉग्निटिव थेरेपी दी है। कर्ट लेविन जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन की थेरेपी से जुड़े हुए नहीं है। एल्फ्रेड एडलर भी जुड़े नहीं है, ये भी न्यू फ्रॉइडियन थे। मास्टर एंड जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। सो एक ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको, मास्टर एंड जॉनसन आर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डिसफंक्शन थेरेपी। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू बिहेवियर थेरेपी? अभी मैंने वोल्प का नेम पहले भी लिया था। वोल्प जो है उन्होंने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन दिया है। इसके अलावा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किससे जुड़ा है? बिहेवियरल थेरेपी से जुड़ा है। मैंने पहले क्वेश्चन में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। वॉटसन तो है ही बिहेवियरिज्म के टाइम के। इवॉन पैवलॉव, जिन्होंने, आपको पता ही है पैवलॉव की कितनी पॉपुलर थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, वो भी बिहेवियरल से जुड़ी है। तो अगर हम इस तरीके से फिल्टर करें तो बड़ा ही ईजिली हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं दैट मेलन क्लाइन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद बिहेवियर थेरेपी, और बाकी के तीनों ने बिहेवियर थेरेपी से जुड़े हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो भी बिहेवियरल थेरेपी का ही एक पार्ट है, उसके अंदर ही आता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी? इनमें से कौन सी जो थ्योरी है थेरेपी है वो लर्निंग की थ्योरी पर बेस्ड है? लर्निंग का मतलब हो गया, लर्निंग किससे जुड़ा है? लर्निंग ये वर्ड जो है वो बिहेवियरिज्म से जुड़ा है, बिहेवियरिज्म से कनेक्टेड है। तो देखिए ऑप्शन ए है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल ने दी थी और ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पर बेस्ड है, तो ये लर्निंग थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं हुआ। साइको एनालिसिस क्या हो गया? साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के टाइम की चीज़ है, आई मीन साइकोडायनेमिक्स से एसोसिएटेड है, तो वो भी लर्निंग पर बेस्ड नहीं हो सकता। आंसर तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि ऑप्शन सी ही है, बिहेवियर थेरेपी। तो वो क्यों है आपको मालूम है, क्योंकि लर्निंग से एसोसिएटेड है। बिहेवियर की जो बिहेवियर और लर्निंग का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जो हम लर्न करते हैं वही हम अपने बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट करते हैं, तो यही वजह है कि बिहेवियर थेरेपी इसका एक पार्ट है। एंड डी इज इंटरपर्सनल थेरेपी, ये ग्रुप थेरेपी होती है, ग्रुप थेरेपी में यूज होता है, तो ये भी लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फोबिक डिसऑर्डर? ये काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं कि फोबिया किस में आता है। फोबिया हमारे बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट होता है। अगर हमें किसी चीज़ का डर लग रहा है तो बेशक वो हमारे माइंड में रहता है, लेकिन एग्जिबिट तो हमारे बिहेवियर से ही होता है। मान लीजिए आप किसी भी टाइप का अगर आपको फोबिया है तो उसके बारे में एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपको किस चीज़ का फोबिया है। तो आपके माइंड में वो कभी भी रह सकता है, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में आते हैं तभी आप वो वियर्ड बिहेवियर दिखाते हैं। उसी फोबिया को एग्जिबिट कब करते हैं? थ्रू योर बिहेवियर, जब उस सिचुएशन में आते हैं। तो फोबिक डिसऑर्डर्स को हम कौन सी थेरेपी से करेंगे? तो बहुत ही सिंपल आंसर यहाँ पे हो जाता है, बिहेवियर थेरेपी से ही करेंगे। लेकिन ऑप्शंस क्या क्या हैं? बिहेवियर, इंटरपर्सनल, फैमिली थेरेपी, साइको एनालिसिस। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अगेन अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली बिहेवियर थेरेपी में हम क्या अप्लाई करेंगे, तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन ही हम अप्लाई करेंगे। ओके, जो कि एक बिहेवियरल टेक्निक होती है। एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बिहेवियर साइकोथेरेपी टेक्निक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट विच वन? अगेन बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। फ्री एसोसिएशन, मॉडलिंग, रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। देखिए हमसे ये पूछा गया है कि बिहेवियर थेरेपी में या बिहेवियर साइकोथेरेपी टेक्निक में इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि ऑल आर देयर बट वन ऑफ देम इज नॉट द राइट आंसर। तो फ्री एसोसिएशन साइको एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें पर्सन को फ्रीली आंसर देने की पूरी छूट होती है। वो अपनी बातों को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी बात को जितनी देर तक चाहे, जितना लंबा लेंदी करना चाहे कह सकता है।
तो फ्री एसोसिएशन एक करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, लेकिन बाकी के पॉइंट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग इज़ अबाउट इमिटेटिंग। जब हम किसी के बिहेवियर को देख के वैसा ही बिहेवियर दिखाने लगते हैं तो उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। ठीक, मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। कहते हैं ना कि टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, क्योंकि बच्चे टीचर को देख के वैसा ही सीखते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। तो मॉडलिंग वर्ड वो भी रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब हो गया कि जो भी रिस्पॉन्स होता है हमारा, हमारे रिस्पॉन्स के थ्रू ही हमारा बिहेवियर दिखता है। जब तक हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपने किसी पर्सन को मान लीजिए कि अब्यूज़ किया, राइट, चलिए आपको नहीं लेते एग्जाम्पल में, किसी पर्सन ने आपको अब्यूज़ किया और आपने उस पर्सन को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो सामने वाला पर्सन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपको गुस्सा आया था या आपने किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया है या आप शांत रह गए या आपने सुना या नहीं सुना। आपका रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि आप कैसा बिहेवियर उसको दिखा रहे हैं। तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बिहेवियरल साइकोथेरेपी। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, हमें कब किस पर्सन को कैसे रीइंफोर्स करना है। मान लीजिए आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो कुछ लाइफ में अच्छा करे, तो आप हर वक्त तो नहीं कह सकते ना उसको कि तुम बहुत बढ़िया करोगे, तुम अच्छा कर रहे हो, ओवरडोज नहीं दे सकते ना। तो आप भी ये डिसाइड करते हैं कि जब वो कुछ थोड़ा अच्छा करे तो उसको और अच्छा करने के लिए हम ज़्यादा मोटिवेट करने लगते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। ये भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई या बेटर बनाने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी बिहेवियरल साइकोथेरेपी का एक पार्ट है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन कुछ और था कि इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है, तो हमने वो आंसर पहले ही आपको बता दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा कर रही हूँ जिससे कि हम केवल क्वेश्चंस तक ही ना सिमट के रहें, हम आपको जो भी इसमें टर्म्स आ रही हैं वो अच्छे से समझा सकें। अ साइकोथेरेपी टेक्निक इफेक्टिव इन ऑब्सेसिव रूमिनेशन इज विच वन। कौन सी साइकोथेरेपी टेक्निक है जो ऑब्सेसिव रूमिनेशन को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। एक्सपोजर, थॉट स्टॉपिंग, फ्लडिंग, सेंसिटाइजेशन। देखिए सेंसिटाइजेशन तो हमारे बिहेवियर वाला पार्ट हो गया। ऑब्सेसिव क्या होते हैं, ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन होता है जो हमारे दिमाग में चलता है, उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। अगर आपने ओसीडी पढ़ा है, कॉस पढ़ा होगा, आप साइकोथेरेपी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी कुछ हमारे माइंड में धुन सवार हुई, उसको करना हमें बहुत ज़रूरी लगने लगा, दैट इज़ कंपल्सिव। ऑब्सेसिव कंपल्सिव और ओसीडी वो बना ही एक मिलकर है। ओ और सी दोनों अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से एक साथ चलते हैं। तो जो हमारे दिमागी तौर पे जो थॉट्स चल रहे हैं उनको हम सबसे पहले रोकने की कोशिश करेंगे, राइट, उनका एक्सपोजर नहीं करेंगे, उन्हें स्टॉप करने की टेक्निक सोचेंगे। तो कौन सी साइकोथेरेपी टेक्निक होगी, आपको मेरे बताने से काफ़ी हिंट मिल गई होगी कि करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन बी है। फ्लडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा एलाबोरेटिव हो जाना, एक्सपोजर से मिलता जुलता है। सेंसिटाइजेशन में आपको पता ही है, तो फोबियास के लिए है। तो थॉट स्टॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उस पर्सन के थॉट्स को कंट्रोल करने की, स्टॉप करने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑब्सेसिव रूमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, नेगेटिव व्यूज ऑफ सेल्फ, द वर्ल्ड एंड फ्यूचर वॉज एक्सप्लेन बाय हुम। कॉग्निटिव थेरेपी में सबसे ज़्यादा जिनका नाम आता है वो है एरन बैक। एरन बैक तो इसका करेक्ट आंसर है ही। विक्टर फ्रैंकल, जो फ्रैंकल आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, वो जुड़ा है आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से। और कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन, पर्सन नेगेटिव थिंकिंग रखने लगे, अपने बारे में नेगेटिव व्यू जनरेट कर ले, दुनिया के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, हर चीज़ के बारे में नेगेटिविटी जनरेट करता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। ये सब उसके उसके कॉग्निटिव फ्लक्चुएशन को दिखाते हैं कि वो कितना कॉग्निटिव लेवल पर वीक हो चुका है। तो इसको एक्सप्लेन किया था एरन बैक ने, और इसी बेसिस पर उन्होंने अपनी एक थ्योरी भी दी थी एरन बैक ने, तो जो कि कॉग्निटिव थेरेपी कहलाती है, राइट। तो एरन बैक तो करेक्ट आंसर है ही। विक्टर फ्रैंकल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से जुड़े हुए हो गए, और जोसेफ वॉल्फ अगेन वही नेम सारे रिपीट हो गए। तो एरन बैक इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव फिनोमिना विच डिटरमाइन साइकोपैथोलॉजी आर ऑल एक्सेप्ट विच वन। अगेन इस क्वेश्चन में हमको वन आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना है कि कॉग्निटिव साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव फिनोमिना विच डिटरमाइन साइकोपैथोलॉजी वो कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट वन। ऑटोमेटिक थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, स्कीमेटाज एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स। बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं, ये जुड़ी हैं, ये टर्म जो थी वो एक्सप्लेन की थी सिगमुंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस में। अनकॉन्शियस की जहाँ पे बात होती है ज़्यादा, बेसिक इंस्टिंक्ट्स की उन्होंने बात की थी। लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स में डिवाइड किया था। वो हमारे कॉग्निटिव साइको थेरेपी का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, साइकोडायनेमिक थेरेपी का पार्ट है। तो
डी तो या करेक्ट आंसर हो ही गया, लेकिन ए बी सी भी मैं आपको भी समझाऊंगी कि ऑटोमेटिक थॉट्स जो होते हैं वो थॉट्स होते हैं जो हमारा माइंड खुद जनरेट करता है। नाम से भी क्लियर है, बड़ा इजी है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है कि जब पर्सन की थिंकिंग डिस्टर्ब होने लगती है, तब इस तरीके के हमारे थिंकिंग पैटर्न में होने वाले फ्लक्चुएशंस को हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। स्कीमास जो होती है वो हमारे थिंकिंग पैटर्न की सबसे बेसिक यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं स्कीमास और स्कीमेटास भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन डी है, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट फिनोमिना एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव साइकोथेरेपी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर कहीं डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एज अ टूल फॉर थेराप्यूटिक प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन विच वन। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग जो है, मैं आपको समझा देती हूँ पहले कि ये क्या है। बेसिकली सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, तो नाम से आप कनेक्ट कर ही पा रहे होंगे। ये है एक डीप लेवल की क्वेश्चनिंग है। इस फिनोमिना पर बेस्ड है कि पर्सन की जो थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती है, वो जब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है तो उसको हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ फर्स्ट फॉर देम, विदाउट मेकिंग देम फील कि वो जो सोच रहे हैं वो कम्प्लीटली गलत है। हमें उनको धीरे धीरे कन्विंस करना पड़ता है। तो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का मतलब यही होता है कि पर्सन को प्रोवोक किए बिना और परेशान किए बिना हम उससे जो क्वेश्चनिंग करते हैं वो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी में होती है। डिफरेंट कॉग्निटिव थेरेपीज़ में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसको सक्सेसफुली करना एक थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से उसकी थेरेपी की सक्सेस डिसाइड होती है। सो क्लियरली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। और बाकी आप जानते हैं कि लोगोथेरेपी जो है वो ह्यूमनिस्टिक पर बेस्ड है। बिहेवियरल थेरेपी आप समझ ही रहे इतनी देर से। साइकोडायनेमिक आपको पता ही है। जस्ट इन केस आपको कुछ नहीं पता है तो आई ऑलरेडी सेड कि प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बॉक्स। इनमेशमेंट, होम्योस्टैसिस एंड सर्कुलर कैजुअलिटी आर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू विच वन। ये जो 3 टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये ज़रूर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी थेरेपी ग्रुप थेरेपी पर बेस्ड हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं, सॉरी, वो ग्रुप थेरेपी पर बेस्ड हैं। एनमैशमेंट का मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच में थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होती, इमोशंस की क्लैरिटी नहीं होती, एक बाउंड्री बन जाती है, एक थॉट्स ओवरलैप होने लगते हैं, इमोशंस ओवरलैप होने लगते हैं, तो इनमैशमेंट की कंडीशन अराइज हो जाती है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि किस तरह से फैमिली में एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा रहा है। एंड सर्कुलर कैजुअलिटी का मतलब होता है दो लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, तो सिचुएशन हमेशा लूप में रहती है। यानी कि अगर ए जो है वो बी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो बी भी ए को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, वो एक सर्कुलर शेप में घूमती रहेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को या इन सिचुएशंस को डील किया जाता है और रिजॉल्व भी किया जाता है अंडर सिस्टम अप्रोच टू कपल थेरेपी। आप देख सकते हैं कि सभी थेरेपीज़ में आगे कपल थेरेपी लगा हुआ है। तो साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सिस्टम अप्रोच क्या है मैं समझा देती हूँ, क्योंकि बाकी तो अभी हम इतनी देर से समझ ही रहे हैं। सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है कि जब एक सिस्टमेटिक वे में हम चलते हैं तो हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और एक पूरे सिस्टम में जब हम किसी एक पर्सन में चेंज करते हैं तो बाकी में भी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसी को बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पे इन टर्म्स के साथ डील किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक दिस हैज़ टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट साइकोएनालिटिक साइकोथेरेपी। इट इज़ इंसाइट ओरिएंटेड, येस ऑफ कोर्स। साइकोएनालिटिकल साइकोथेरेपी अप्लाई करने के बाद हमें एक इंसाइट मिलती है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है। कंसीडर डिसऑर्डर्स एज अराइजिंग फ्रॉम अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, डेफिनेटली अनकॉन्शियस से प्रॉब्लम्स निकलती हैं, और उन सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक डिसऑर्डर बन जाती हैं। फोकस्ड ऑन पास्ट, ऑफ कोर्स दिस साइकोथेरेपी, साइकोएनालिटिकल थेरेपी इज ऑल अबाउट द पास्ट ओनली। ये पास्ट को ही लेकर चलता है और पास्ट की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। दिस एम्फेसाइज मॉडलिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपको पता है ये टर्म्स आपने बिहेवियरल थेरेपी में पढ़ी हैं। सो वेरी वेरी क्लियरली द आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन जो शुरू के 3 ऑप्शन हैं वो ट्रू हैं एंड लास्ट वन इज नॉट। So this was the last question. Now you can see we have the answer key as well here. So you can get this PDF from our Telegram channel, and you can mention the topics for which you want MCQs. I'll bring it for you all. And if you have found it useful, then please press one like button for me, and please subscribe to the channel if you have not done it yet. And I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.